हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह। बीओ की टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि एग्जाम सर पे है 16 अगस्त को, और उसकी टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे कि टेस्ट सीरीज नंबर 3 है मैथ्स का, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स के सेक्शन से। तो बहुत ही मजा आने वाला है, शानदार सा सेशन होने वाला है। जितने लोग भी जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और हर जगह फैला दें, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन या वेबसाइट पे ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पूरी पीडीएफ आपको वहीं पे अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है भाई, चलो क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा सा सवाल आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखो और इसको लगाने की कोशिश करो। भाई देखो क्या है, लिखा हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या r है, PQRS एक वर्ग है, छायांकित भाग का एरिया बताना है आपको। देखो ये जो रेडियस है, सपोज करिए कि यहां पे है, यहां पे, तो इसकी रेडियस r है, ये रेडियस r है सर्कल की। अच्छा, ये जो सर्कल की रेडियस है, अगर डायमीटर की बात करें, अगर पूरे व्यास की हम बात करें कि सर्कल का पूरा व्यास क्या होगा वृत्त का, तो आप कहेंगे r ये है और ये r है, यानी 2r हो जाएगा। और ये जो व्यास है ये कहीं ना कहीं वर्ग का क्या है, विकर्ण है, वर्ग का डायगोनल है, स्क्वायर का वो डायगोनल है। यानी कि ये वाली जो रेखाखंड है पी आर की मैं आपसे बात करूं तो ये दो चीज है। पहली बात, ये पी क्यू आर एस स्क्वायर जो है, पी क्यू आर एस जो वर्ग है उसका विकर्ण यानी डायगोनल है, साथ ही साथ ये जो सर्कल है इसका व्यास है, डायमीटर है। तो अगर पीआर की बात करें तो अगर मान लो हम कहें कि ये डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो इसकी साइड है ए, सपोज करिए कि ये जो वर्ग है इसकी भुजा है ए, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 2a। ये पीआर का लंबाई स्क्वायर रूट में 2a और r जोड़ दें तो 2r, यानी यही जो है 2r के बराबर है। यहां से बताओ a का मान कितना हो जाएगा, तो इसने इसको काट दिया स्क्वायर रूट 2 टाइम्स में, मतलब स्क्वायर रूट 2 इंटू r, ये a का मान आ गया। किसका मान आ गया, ये a का मान आ गया। अब आगे देखो, आपसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरा वर्ग है, छायांकित कितना है, आधा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के अगर उसका आधा कर दे तो हमें मिल जाएगा। यानी साइडेड एरिया अगर आपको निकालना है, साइडेड एरिया, तो आप क्या कहेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर का आधा कर देंगे तो हमें ये वाला पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ए कितना है, स्क्वायर रूट 2r का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 नीचे है, ये स्क्वायर रूट 2 मतलब 2r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी r स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल बीओम बनने के चांसेस हैं भाई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसी पैटर्न के सवाल आपके एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए सिखा रहा हूं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखिए क्या है, देखिए ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सारे सवाल एक से एक होते हैं, शानदार होते हैं, मजेदार होते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। माना कि x वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचता है, x के अंकों का योग क्या होगा। भाई जब ऐसा सवाल पूछा ना, सबसे छोटी संख्या, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। किसका एलसीएम निकालना है, तो 8 का, 12 का, 20 का, 28 का और 35 का, इन सभी का मिला के लॉसा निकालना है। बताओ इनका एलसीएम या लॉसा कितना आएगा, तो 35 में 7 5 है, 4 है, 7 5 35 चौको, तो यहां से 4 नहीं 8 आ गया, यानी कि 140, और यहां से 2 और है तो 228 और 3 है यानी 84। भाई ये आ जाएगा 840। इसका जो आपका एलसीएम आ गया वो 840 आ गया। आपने लसा निकालना मैंने आपको सिखाया, जाके एलसीएम की क्लास देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे लसा निकालते हैं। समझ में आ रहा है, तो आप इसका लसा निकाल दिए, 840 आ गया। अब यहां से कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 जोड़ना, यानी इसमें 5 जोड़ दो। बताओ आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, 845। मतलब 845 वो संख्या है मेरे भाई जिसमें 8, 12, 20, 28 या 35 किसी से भी भाग करो तो आपको रिमाइंडर हमेशा 5 ही बचेगा। इस तरह के सवाल आपको एलसीएम में पढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जब शेषफल जो बच रहा है उसी को जोड़ना है लसा निकाल के। आपसे पूछा है, यही वो संख्या है, यही वो x का मान है, आपसे पूछा है x के अंकों का योग, 8, 4, 12, 5, 17, यानी इसका आंसर आ जाएगा 17। बहुत ही शानदार सी सेशन। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलो वीडियो को, और मजा आ रहा है तो कमेंट करते रहो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। देखो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनने के चांस हैं।
वैसे मैं आपसे कहूं तो माध्यिका बहुलक का सवाल बीओ में बनेगा कि नहीं बनेगा ये कंफर्म नहीं है, बट हो सकता है कि बन जाए, इसलिए मैंने डाल दिया। क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, हर तरह के सवालों को करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित आंकड़ा में माध्यिका और बहुलक का अंतर क्या होगा? प्यारा सा सवाल है। अगर माध्यिका और बहुलक का अंतर पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है। तो माध्यिका तब निकलेगी जब आप उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तभी आप मीडियन निकाल सकते हैं और वहीं से मॉड भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर तो 25 दिख रहा है, तो 25 देखो। और कितनी बार है? जो लिख ले रहे हो उसको काट दो। सबसे अच्छा तरीका यही होता है आपका कि जिसको आप लिख लेते हो उसको काट दो। फिर 29 है तो 29 को भी काट दिया, उसके बाद फिर 30 है तो 30 को भी काट दिया। जो 2 बार होगा उसको 2 बार लिख देना, ठीक है भाई। फिर क्या है? फिर 33 है तो 33 लिख दिया। एक बार और 33 है तो एक बार और 33 लिख दिया। जो जो लिख दे रहे हो उसको काट दो। आरोही क्रम में हम लिख रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। 33 लिख दिया। अच्छा 32 भी था यहां पे, सॉरी, चलो यहां पे 32 भी लिख देते हैं। 29 के बाद 30 था, फिर 32 था, फिर 33 था, 32 भी था, ठीक है, हो गया। 34 है नहीं, 35 35 35 35 देख लो, 35 भी नहीं है। 36 37 38 39 40 नहीं दिख रहा। 41 है, 41 भी नहीं है। 42 है तो 42 एक बार, 42 2 बार और 42 3 बार। 42 3 बार है शायद, तो 3 बार लिख दिया। 44 है नहीं, 45 है तो 45, ठीक है। 46 भी है, 46, 47 भी है, 46 एक ही बार है ना, हाँ। 47 भी है, 48 भी है, 49 नहीं है, 50 नहीं है। बात समझ में? ऐसे आपको देखना होगा ध्यान से। 51 है, ठीक है भाई। 52 है, ठीक है, 52 है। 53 भी है, 53, 54 भी है, ठीक है। 55 नहीं है, 56 नहीं है। 48 लिखा है कि नहीं लिखा है? 48 लिख दिया है, ठीक है। सारे हो गए। क्या क्या बचा है? 54 लिख दिया है, ठीक है। 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 58। अब क्या क्या बचा भाई? 60 बचा है तो 60 लिख दो। फिर इधर के तो सारे कट गए लगभग। 65 और 72 दो बचे हैं, तो 65 और 72। बस आपको एक बार आरोही क्रम में लिखना होता है मेहनत करके। ऐसे सवाल बनते एग्जाम में, इतने बड़े बड़े ही बनते हैं, तो मेहनत तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है आरोही क्रम में लिखने में, ठीक है भाई। अब जरा देख लो कितने हैं, जरा काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हैं। आप देखो 20 लिखे हो कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब आपने सही लिखा है, ठीक है। ये सिर्फ चेक करने का तरीका है कि आपने सही लिखा है कि नहीं। अब 20 पद है तो माध्यिका कैसे निकालें? तो अगर आपको मीडियन निकालनी है, माध्यिका निकालनी है, तो आपको क्या करना है? जितने पद हैं n+1 डिवाइड बाई 2 कर देना है। ये वाला पद आपकी माध्यिका होगी। n+1/2 वहां पद आपकी माध्यिका होगी। यानी 20 पद है ना, n का मान हो जाएगा 20, 20 + 1 21, 21 का मतलब 10.5, 21 का आधा 10.5वां पद आपकी माध्यिका होगी। 10.5वां पद। अब 10.5वां पद कैसे निकालेंगे? गिनती तो है नहीं 10.5वां की, तो अगर 10.5वां पद निकालना है तो 10 और 11 को जोड़ के आधा कर देना है। यानी कि माध्यिका अगर आपकी क्या होगी, अगर आपसे कोई पूछे तो 10 और 11 को जोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 45 और 11 कौन सा है? 46, इसी का आधा। 45 दूनी 91, 45.5, ठीक है भाई। 45.5 ये आपका आ गया माध्यिका। क्या आ गया? माध्यिका। अब आपसे पूछा है बहुलक, बहुलक का अंतर बताना है। माध्यिका और बहुलक का अंतर, माध्यिका आपने निकाल लिया। बहुलक का मतलब होता है कौन सा टर्म है जो सबसे ज्यादा बार आया है, इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो सबसे ज्यादा बार आया है। देखो 25 एक बार, 29 32 2 बार है, लेकिन 42 3 बार है। देखो ध्यान से, 42 3 बार है, यानी इसका बहुलक जो हो जाएगा 42। अब 45.5 और बहुलक 42 का अंतर कितना हो जाएगा? 3.5। ये इसका आंसर हो गया।
बात समझ में? इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। बस एक बार देख लीजिएगा कि माध्यमादिका बहुलक कैसे निकलता है। बाकी इसमें कुछ होता नहीं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आए एग्जाम में तो नंबर देने के लिए आ रहा है। x की पावर n प्लस वाई की पावर n बराबर x प्लस वाई का एक गुणनखंड है। अब देखो ये जो x प्लस वाई है, x की पावर n प्लस वाई की पावर n। अब मैं आपको बोलूं कि अगर मान लो x की पावर n प्लस वाई की पावर n, अब इसका n की जगह पे अगर आप 1 रखते हो, n बराबर 1 रखते हो, तो x1 प्लस 1 y1 यानी ये हो जाएगा x प्लस y, ये बन सकता है। अगर n का मान आपने 1 रख दिया तो x प्लस y बनेगा। अगर x का मान आप 2 रखते हो तो बताओ इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होता है, प्लस का नहीं होता, तो प्लस वाला ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रखते हो तो इसका फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है? x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ऐसा कुछ बनता है। जिसमें आप देखो x प्लस वाई आपका कॉमन है जो पहले बन रहा था। अब ऐसे ही अगर आप x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 रखते हो तो इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं बनता। x की पावर 4 y की पावर 4 अगर आप रखते हो तो इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। लेकिन अगर x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 रखते हो, x की पावर 5 प्लस y की पावर 5, सॉरी y है हर जगह, x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 रखते हो तो आपका फिर फॉर्मूला बनेगा क्या? x प्लस वाई पहले ब्रैकेट में बनेगा और दूसरे ब्रैकेट में भी कुछ बनेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि x प्लस वाई कब आता है? जब आप विषम घात को, जब पावर को आप ऑड करते हो। देखो जब पावर ऑड है तो x प्लस वाई आ रहा है, ऑड है तो x प्लस वाई आ रहा है, ऑड है तो x प्लस वाई आ रहा है। सम होने पे फॉर्मूला नहीं बनता, सम होने पे x प्लस वाई नहीं मिलता। यानी कि जब n का मान ऑड होगा तो ही आपको एक गुणनखंड x प्लस वाई मिलेगा। याद रखना कभी भी प्लस हो या माइनस हो, हमेशा ऑड पे ही कुछ ना कुछ बनता है। बात समझ में? पहला ब्रैकेट जो होता है x प्लस वाई या x माइनस वाई का, वो हमेशा ऑड पे ही बनता है। यानी जब ऑड होगा, ऑड मतलब विषम, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं n के लिए ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। याद रखना एग्जाम में दो तरह के सवाल आते हैं, एक कैलकुलेटिव जिसको कैलकुलेट करना होता है, और एक थ्योरेटिकल जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट देता है जिसको आप बेसिकली समझते हो। अब इस सवाल में कुछ कैलकुलेट करने वाला नहीं है। जो विद्यार्थी पहले से पढ़ा होगा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इसको पहले से जानते होंगे, वो तो फटाक से कर लेंगे। बट अगर आप नहीं भी जानते हो तो जान लो, हमेशा जब पावर आप विषम करते हो तभी उसकी पहली ब्रैकेट x प्लस वाई की बनती है। अगर पावर सम कर दोगे तो उसकी x प्लस वाई का गुणनखंड नहीं बनेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। माइनस वाला भी इसी तरह से होता है। एक वर्क एंड टाइम का बड़ा प्यारा सा सवाल आ गया है। यदि 12 पुरुष और 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिन में पूरा कर लेते हैं, उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष और 16 स्त्रियां मिलकर कितने दिन में करेंगे? या वाला सवाल है। या वाला सवाल के लिए मैंने शानदार सी ट्रिक आपको पढ़ा रखी है, उसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। 12 और क्या है, बट 12 पुरुष यानी मेन और 18 वोमेन कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में कर रहे हैं। आपसे क्या पूछा है? 14 दिन में कर रहे हैं। आपसे क्या पूछा है? 8 मेन और तथा मतलब प्लस 16 वोमेन कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है। शानदार सी ट्रिक यूज करेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रिक टाइम एंड वॉक की क्लास जिन्हें भी देखी है हमारी, उसे ट्रिक बहुत अच्छे समझ में आएगी। क्या सिखाया था? इनका गुणा कर दो, यानी 12 गुणे 18 गुणे 14 और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब तिर्यक गुणा। तो 18 अट्ठे 144 और यहां पे 12 16 192। ठीक है भाई, 12 से देखो कट रहा है, 12 से ये 12 बार में, 12 से ये 16 बार में। ठीक है, 12 और 16 को जोड़ना है। 12 और 16 जोड़ने पे 28 होता है, यानी 14 इसको काट देगा 2 बार में और 2 ने काट दिया 9 बार में, यानी आपका आंसर आ गया 9 दिन। ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये आपने ट्रिक से कर लिया। बेसिक तो किताबों में भी लिखा होता है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। क्लास देख लो, आपको जिन्होंने भी सीखा है टाइम एंड वर्क में, ये क्लास आपको मिल जाएगी। समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, पांचवा पद 25 है, तो सातवां पद क्या होता है? देखो 3 तरह की श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तीनों श्रेणी से एक आध सवाल बनना निश्चित है। तो जैसे इसके लिए बात करूं कि श्रेणी का पद वाला दिया, यानी nवां पद की बात करें तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यह आ जाएगा।
ठीक है। दूसरा पद की बात किया यानी टी एन का मतलब 2, दूसरा पद, ए मतलब होता है पहला पद, तो ए का तो मान आपको पता ही नहीं है, और एन का मतलब दूसरा पद, तो 2 - 1 1 यानी डी, ये 1 यानी डी हो गया। अब बराबर में कितना दे रखा है, दूसरा पद 13 दे रखा है, a प्लस डी बराबर 13, एक इक्वेशन बन गया। आपसे कह रहा है पांचवा पद यानी 5, T5 लगाएंगे, a तो पता नहीं आपको, तो a ऐसे ही, n का मान आपको पता है, 5 में से 1 गया तो 4 और d यानी कि 4d, a प्लस 4d बराबर में 25 दे रखा है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो इन दोनों को आप सबट्रैक्ट कर दो, घटा दो, है ना भाई, सबट्रैक्ट कर दो, घटा दो। अगर घटाओगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में 3d आएगा, बराबर में माइनस में 12 आएगा, माइनस माइनस कट गया, d बराबर 4, d बराबर अगर 4 आ गया तो a बराबर कितना आएगा, देखो a प्लस डी बराबर 13 है, जिसमें से d का मान 4 है तो a का मान 9 आ जाएगा, a का मान 9 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है कि सातवां पद बताओ, यानी T7 बताना है आपको, T7 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 7 - 1 यानी 6 और d यानी 6d, a का मान आपको पता है 9 है और d का मान आपको पता है 4 है, तो 6 चौको 24 यानी ये कितना आ जाएगा 33, आपका सातवां पद आ गया 33। शानदार सी अप्रोच है ये, समझ में आ रहा है। समांतर श्रेणी के इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा ये भी एक सवाल है और आजकल सेंसेशनल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इस पैटर्न का सवाल एक ना एक बन रहा है। क्या कहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। अब आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, भाई हानि को विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है मतलब हानि का ही प्रतिशत दे रखा है और आपसे पूछा है कि उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। हानि की प्रतिशत देके हानि प्रतिशत आपसे पूछ दिया, अजीब सा सवाल आपको फील हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाली जो हानि दे रखी है 20%, ये किस पे दे रखी है, विक्रय मूल्य पर, जबकि ओरिजिनल जो हानि होती है, जो ओरिजिनल लॉस होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है। बात समझ में आई, जो हानि होती है, जो लॉस होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है। अब इसी को हम सीखेंगे, तो जैसे मान लो अगर बेसिक से मैं इसको बताऊं तो आपको विक्रय मूल्य पर हानि दे रखा है ना, किस पे हानि दे रखा है, विक्रय मूल्य पर, यानी एसपी को मान लेते हैं कि 100% है, इस पे आपको लॉस दे रखा है कितने का, 20 का, तो बताओ सीपी कितना होगा। अच्छा बताओ, कोई सामान है जिसको आप 100 रुपया में बेच रहे हो और 20 रुपए की हानि कमा रहे हो, 100 रुपया में बेचकर 20 रुपए की हानि, यानी सामान कितने की रही होगी, 100 में बेचा है तो 20 अपने पॉकेट से दिया है, मतलब सामान 120 की रही होगी तभी ना। तो आपसे हानि प्रतिशत पूछा है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी, सीपी यानी 120 गुणे में 100। इसने काट दिया 6 बार में, है ना भाई, और इसने काट दिया 3 और ये 50, यानी आंसर आ रहा है 50/3, ऑप्शन में यही दे रखा है। तो बस इतना ही सॉल्व करना था। हानि हमेशा सीपी पे निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है। इस तरह से आपने इसको कर लिया। अब ट्रिक भी मैंने आपको सिखाया था इसके लिए, देखो 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5, लेकिन ये एसपी है क्योंकि एसपी पे हानि है और एक की ये लॉस दिखा रहा है ना भाई। एसपी आपकी 5 है और एक की लॉस है, यानी लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट, एक का लॉस किस पे, तो लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है। किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। जिन्होंने भी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस देखी होगी उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो लॉस पे निकलता है सीपी पे। आप 5 रुपए की सामान है, 1 रुपए की हानि पे बेचा, मतलब 5 रुपए में बेचा है और 1 रुपए की हानि हुई, यानी सामान रही होगी 6 की, यानी सीपी 6 रहा होगा, गुणे में 100, यानी ये 50/3 आ जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ट्रिक से भी आपने देख लिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, बहुत ही शानदार सा सवाल ये भी है। सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार। देखो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बनता, हमेशा क्या करते हैं एग्जाम में, जो एग्जामिनर होते हैं, जो क्वेश्चन को सेट करते हैं, वो हमेशा ऐसे वर्ड डालते हैं जिनसे आपको डर लग जाए, आप क्वेश्चन को देख के डर जाओ। अरे भाई सुबह का कोहरा, ट्रेन, गाड़ी, बस चल रही है, खतरनाक सी बात है, कैसे लगाएं।
डरना नहीं है सवाल में। जितना भयानक सवाल लगता है ना उतना ही आसान होता है। मैथ्स की यही खास बात होती है, जितना भयानक उसमें वर्ड डाला गया है सवाल उतना ही आसान बनने लगता है। सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रहे पैदल हुए व्यक्ति को, उसी दिशा में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 kmph प्रति घंटा की चलते पैदल चल रहे हुए आदमी को, यानी आदमी की चाल दे रखा है, 3 मिनट तक कार को देख सकता है। कोहरे के कारण 130 मीटर की दूरी है। अब देखो भाई, यहां पे व्यक्ति है, उसे 130 मीटर तक की दूरी नजर आती है, 3 मिनट तक वो देखता है। कहानी एकदम सिंपल है। देखो, अच्छा बताओ सापेक्ष चाल लग जाएगी कि नहीं? एक कार है उसको पार कर रही है और एक व्यक्ति भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, व्यक्ति भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और कार भी उसको उसी डायरेक्शन में पार कर रही है, यानी सापेक्ष चाल लगेगा, सापेक्ष चाल लग जाएगा, रिलेटिव स्पीड लगेगी, है ना भाई। चलो देखते हैं कैसे। अच्छा बताओ, कार की स्पीड ज्यादा होगी तभी ना पार करेगा, तो मान लो कार की स्पीड रही होगी s, कितनी रही होगी s, या फिर x मान लो, इजी लगेगा। x अच्छा मानना होता है, x वैसे, है ना, x वैसे मत माना करो मैथ्स में। चलो देखते हैं, x कार की चाल हो गई, अब व्यक्ति भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो बताओ सापेक्ष चाल माइनस होगी कि प्लस होगी? सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में हमेशा माइनस होता है, और व्यक्ति की चाल है कितनी? 4, ये उनकी पूरी चाल हो गई। अब देखो, ये मीटर में दे रखा है और ये kmph में, तो इसको भी kmph में बदल लेते हैं। kmph में बदलने के लिए 5/18 से, मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देना पड़ेगा। अब ये जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में हो गई। इनटू में क्या होता है? s इंटू टी बराबर डी, यही फॉर्मूला होता है ना, बस यही का सवाल है। s इंटू टी बराबर डी, s मतलब स्पीड, t मतलब टाइम, d मतलब दूरी। अब यहां से देखो, s तो आपने लिख लिया x-4 और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा भी कर दिया, और टाइम यहां पे दे रखा है 3 मिनट। अच्छा, आपने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला है और ये 3 मिनट में है, तो मिनट को भी सेकंड में बदलना होगा कि नहीं बदलना होगा? तो जब बदलेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 सेकंड, 3 मिनट में 180 सेकंड हो जाएगा। बराबर में 130 मीटर की दूरी दे रखी है, यानी 130 मीटर की दूरी आ गई। सिर्फ यहां से कैलकुलेशन है, 0 से 0 कट गया, 18 ने 18 को उड़ा दिया, है ना भाई। अब 5 का गुणा हुआ तो 5x माइनस में 5 चौक को 20 बराबर में 13, ये इधर आके जुड़ जाएगा, यानी कि 5x बराबर 13 और 20 मिला के 33, x बराबर 6 सही 3/5, ये आपका उत्तर हो जाएगा, kmph में आंसर आएगा। बस यही आपको सवाल है और कुछ भी नहीं है, 6 सही 3/5 सापेक्ष चाल का सवाल है। लगता है देख के, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, समझाने में समय लगता है मेरे भाई, समझा रहा हूं इसीलिए समय लग रहा है, जब आप लगाओगे तो कुछ समय नहीं लगेगा, ठीक है। किसी स्टेशन के रेलवे जलपान कक्ष में प्रतिदिन औसत 750 यात्री के 20 सप्ताहों का खान पान प्रबंध के लिए रसद है। अच्छा बताओ, 750 व्यक्ति हैं, 20 सप्ताह का माल है, बताओ कितना हो जाएगा? 75 दूनी के 150, यानी 15,000 मान लो टोटल मान है। कह रहा है 4 सप्ताहों के अंत में 450 यात्री बढ़ता है, ठीक है ना, प्रतिदिन औसत 450 बढ़ता है। तो पहले बताओ 4 सप्ताह तो चला होगा ना, तो 750 गुणे में 4, 75 चौक को 300, यानी 3000, 3000 4 सप्ताह बीत गए, बताओ कितना बचा? 15,000 में से 3000 निकल गया, तो 12,000 अभी भी फूड वहां पे बचा हुआ है, 12,000 वहां पे खाना अभी भी बचा हुआ है। 450 लोग बढ़ गए, पहले 750 यात्री थे, अब 450 बढ़ गए, 750 में 450 जोड़ देंगे तो अब 1200 हो गए, यानी 12,000 खाने को अगर 1200 लोग खाते हैं तो कितने दिन में खाएंगे? 2 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, यानी कितना आ गया आंसर? 10 दिन में खाएंगे। इसका आंसर 10 सप्ताह आ जाएगा। कुछ नहीं रखा है सवाल में, टाइम एंड वर्क का एकदम कॉन्सेप्ट है, इजी सा। देखो ये एक सवाल है बहुत ही अच्छा सा, एक वर्ग की भुजा का माप करते समय 2% की गलती होती है, ठीक है, बताइए वर्ग के क्षेत्रफल पे कुल कितना प्रभाव पड़ा। अब 2% की गलती होती है, गलती तो यहां पे सवाल आपको कंफ्यूज कर देगा। अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो ये सवाल आपको कंफ्यूज कर देगा, और ऐसे कंफ्यूजन वाले सवाल भी कभी कभी हमारे एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैं ये सवाल यहां पे आपको लेके आया हूं कि गलती हो गई है, यानी वर्ग की भुजा की माप करते समय 2% की गलती हुई है। अब बताओ ये गलती बढ़ने की गलती हुई है कि घटने की हुई है?
ये जो गलती हुई है 2% की, ये आपने 2% बढ़ा दिया है कि 2% घटा दिया है, ये सवाल में निश्चित नहीं किया गया है, ये सवाल में कहीं भी नहीं लिखा गया है। तो हम मान लेते हैं कि बढ़ा दिया गया है। तो 2% की गलती तो 2 + 2, अब बढ़ाया गया तो 2 × 2 डिवाइड बाई 100 यही करते हैं। तो 2 2 4 और ये 4 मतलब 4 + 0.4 आएगा, सॉरी 4 + 0.04 ना, 2 दूनी के 4 में 100 से भाग करेंगे यानी ये आ जाएगा 4.04। या तो इसका उत्तर 4.04 होगा, या फिर अगर कमी होती है, सपोज करिए कि 2%, ये कब है? वृद्धि वाली केस में, ये उसके एरिया में वृद्धि। फॉर्मूला क्या होता है? a + b प्लस में ab डिवाइड बाई 100, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया है परसेंटेज चेंज का। बात समझ में आ रही ना? तो a + ab प्लस में ab डिवाइड बाई 100, तो 2% है, दोनों 2%। भुजा है, भुजा है, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी 2 बार लगेगा, तो 2 2 मिला के 4 और 2 दूनी के 2, ये आ जाएगा। देखो वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल में पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है क्षेत्रफल बराबर? भुजा गुणे भुजा, यही होता है ना, भुजा का स्क्वायर a गुणे a। तो 2 बार प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो 2 बार प्रतिशत परिवर्तन के लिए फॉर्मूला है। तो अगर वृद्धि होगी तो 2 + 2 दोनों बार 2 2 की होगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4.04। या तो ये आंसर दे दिया है तो हो सकता है सही हो, लेकिन अगर मान लो ये ऑप्शन में न दिया हो तो इसका कमी में भी आंसर आ सकता है। कमी में कैसे? 2 + 2 माइनस में 2 × 2 डिवाइड बाई 100, यानी कि 4 माइनस में 0.04, यानी ये आ जाएगा 3.96। इसका ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में 4.04 दे रखा है, इसलिए वो उसका आंसर सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये देता तो ये भी सही होता, इसको भी गलत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर मान लो कभी वृद्धि दे रही, आपको ऐसा सवाल दे दिया गया, गलती की गई और आप सिर्फ यही लगाते हो कि 4.4 और ढूंढते रह गए, मान लो नहीं दिया हो तो याद रखना, जब भी सवाल में गलती ऐसा कुछ भी कहे, जब तक क्लियर ना करे आपको दोनों आंसर लेके चलना होता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है आपसे कि व्यंजक 2x³ प्लस में x² में यहां पे लिख देता हूं 2x³ प्लस में x² माइनस में 2x माइनस में 1 विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 4 ऑप्शन दिए भाई। इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। अलजेब्रा में 10वीं लेवल तक की जब बीओ की एग्जाम में डिमांड किया है तो ऐसे सवाल बनने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में। तो देखते हैं 2x² इसमें से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x + 1 बचेगा, माइनस में 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x + 1 बचेगा, यानी कि x + 1 यहां आ गया और ये बचा 2x² माइनस में 1। ये आपका आंसर बन रहा है 2x² माइनस में 1 और ये x + 1। या तो अब इसका फिर से फैक्टराइजेशन हो जाएगा, है ना भाई? 2x² माइनस में 1 है ना, ठीक है, ऐसा ही है। चलो देखते हैं ध्यान से। अब यहां से सवाल में कुछ ना कुछ दिक्कत दे दी गई है भाई। अगर आपने 2x² यहां से कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x + 1 बचा, माइनस में 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? यहां से देखो, फिर से देखते हैं, ध्यान दो, फिर से देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 2x³ प्लस में x² माइनस में 2x माइनस में 1 ऐसा दे रखा है, ठीक है ना? ऐसा ही है। अब एक काम करो, इसमें से ना आप x कॉमन लो, x नहीं x² कॉमन लो, तो बताओ क्या बचेगा? x² कॉमन ले लिया तो 2x + 1 बच गया। ये 2x² अगर कॉमन ले लिया तो 2x + 1 बच गया, माइनस में 1 कॉमन ले लिया तो 2x + 1 बच गया। यानी यहां से देखो 2x + 1 एक गुणनखंड ये बनेगा और दूसरा x² माइनस 1 एक गुणनखंड ये बनेगा। ऑप्शन में 2x + 1 मिल गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं मिलता तो आगे चल के इसका भी फैक्टराइजेशन कर देते तो बन जाता। कुछ नहीं रखा था, पहले लाइन में ध्यान नहीं दिया सवाल को। अगला सवाल देखो, क्या दे रखा है आपसे? दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है, अपने का 8 गुना कितने वर्षों में होगा? मान लो एक कोई अमाउंट है A रुपया, वो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष में 5 ईयर्स में कितना हो रहा है? दोगुना हो रहा है।
आपसे कह रहा है कि 8 गुना हो जाए, 8 गुना हो जाए कितने वर्षों में, यही आपसे पूछा है। इसके लिए शानदार सी ट्रिक मैंने आपको पढ़ाई है जब मैंने आपको सीआई की क्लास पढ़ाई थी। तो बहुत सारे लोग मेरी सीआई की क्लास देखे हैं, उस पर बहुत सारा व्यूज है, बहुत आपका अच्छा लगता है जब आप सीआई की क्लास आपने देखा। और हर तरह की क्लास में ऐसी व्यूज है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मैथ की, जिसमें अच्छे अच्छे व्यूज हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं, हर लेवल के सवाल आपको कराए गए हैं, हर तरह के सवाल आपको कराए गए हैं। पहले की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो पहले आपको पढ़ाया था, और न्यू प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आपको वीडियो के एंड में मिल जाती है कॉर्नर में वो प्लेलिस्ट, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना भाई। चलो अब बताओ, ये 2 गुना है, ये 8 गुना है। 8 गुना मतलब 2 की पावर 3, पावर में 3 बढ़ रहा है, पावर में 3 अगर बढ़ रहा है तो ये भी तो गुना में 3 बढ़ेगा, यानी 15 तरीके 15 वर्ष, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ट्रिक से आपने लगा दिया 15 वर्ष, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में ना। एक अमाउंट था 1 रुपया, सपोज करो 5 वर्ष में दुगुना हुआ, फिर कितने वर्ष में 8 गुना। 8 गुना का मतलब 2 की पावर 3, जितनी पावर होती है उतना ही गुना टाइम बढ़ता है। 3 की पावर है तो टाइम आपका 3 गुना बढ़ेगा, तो 5 का 3 गुना 15 वर्ष हो जाएगा। यही ट्रिक होती है और आपने लगा भी लिया। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी 54,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में है। बी व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद साझेदार बना था। देखो क्या कह रहा है कि 45,000 रुपया, हम ये देखो साझेदारी का सवाल है, हम डायरेक्ट उनके प्रॉफिट का रेशियो लिखते हैं ए और बी के। इसने 45,000 रुपया लगाया, शुरू से लास्ट तक लगाया था, तो इसका पैसा 12 महीने तक चला है ना। पैसा इंटू टाइम होता है, पार्टनरशिप में मैंने आपको पढ़ाया है। और इसी की अमाउंट की बात करें दूसरा, तो इन्होंने 54,000 रुपए लगाया है। कितना लगाया है? 54,000 रुपए बी ने लगाया है, लेकिन समय नहीं दे रखा है। आपसे क्या कहा है कि कुछ समय बाद बी ने लगाया। अब पूरे साल में आपको 12 महीने ही होते हैं शायद। अगर पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो ये मान लो कि टी महीने बाद आया, सपोज करो कि टी मंथ बाद, टी मंथ के बाद इसने पैसा लगाया है, तो इसका पैसा कितने दिन चलेगा? पूरे साल में 12 महीना होता है, जिसमें से टी मंथ बीत गया तब बी आया। अब देखो जैसे मान लो कि 4 महीने बाद बी आया, तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने बीत गए तो कितना महीना बचा हुआ है? 8 महीना बचा हुआ है ना साल में से। कैसे आया? 12 में से 4 मंथ निकाल दिया, जितने महीने बाद बी आया उसको घटा देते हैं। यानी कि बी का पैसा कितने दिन चला है? टी महीने बाद आया है, 12 महीने पूरे पैसे का टाइम है, तो 12 में से टी आपने घटा दिया, यानी इसका पैसा 12 माइनस टी मंथ तक चला है, ये इसका पैसा चला है। कैलकुलेशन है, 0 से 3 0 कट गए, 9 छक 54, 9 पचे 45, 6 ने काट दिया 2 बार में, यानी कि ये 10:12 माइनस टी, ये आ गया इनका प्रॉफिट का रेशियो। और प्रॉफिट का रेशियो ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो 10/12 माइनस टी जो दे रखा है, उसका अनुपात यहां पे दे रखा है 2:1, यानी 10 ने काट दिया 5 बार में, यानी 12 माइनस टी बराबर 5, यानी टी बराबर 7 मंथ आ गया। अब आपसे क्या पूछा है पहले ये देखो, आपसे कह रहा है बी व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद आरंभ हुआ था। आपने माना था टी महीने बाद आया था बी, आपने माना था कि टी महीने बाद बी आया था, यानी इसका आंसर टी का मान कितना आ गया? 7 महीना। पार्टनरशिप का सवाल है। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है इस सवाल में? देखो, एक तार की त्रिज्या 1/3 कम कर दी जाती है, आयतन समान रहे तो लंबाई कितनी बढ़ जाएगी? देखो पहला मान लो आयतन रहा होगा πr²h, क्योंकि तार कहां है? तार कैसा होता है? तार एक बेलनाकार होता है, ये तार है, बेलनाकार तार होता है। आप तार को कभी भी देखो तो ऐसे गोल में होता है, बेलनाकार होता है, बेलन सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो ये इसका तार है, इसका आयतन है πr²h, बेलन का ये आयतन होता है। आपसे कह रहा है उसकी रेडियस को 1/3 कर दिया जाता है, यानी कि v2 को निकालेंगे तो पाई रेडियस को 1/3 कर दिया, यानी पहले की रेडियस r/3 कर दी गई और h दूसरा रहेगा। तो आपसे पूछा है कि इसका जो दूसरा वाला आयतन है वो पहले आयतन के बराबर ही है, यानी कि पाई से पाई कट गया, r²/9 गुणे में h बराबर में r²h, r² कट गया, h बराबर 9h, यानी कै गुना बढ़ रहा है?
9 गुना बढ़ रहा है। क्या गुना बढ़ रहा है? 9 गुना बढ़ रहा है। भाई जिसको कम कर रहे हो कुछ नहीं लगाना, सवाल में एकदम आसान है। 1/3 कम किया, नीचे 3 है ना, सीधे सीधे 3 का स्क्वायर 9 गुना बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। ये भी एक अलजेब्रा का प्यारा सा सवाल है। आपके बीओ के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन में एडवांस के लेवल से आने वाले, मतलब ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा का यूज करके, है ना, रेखा गणित, क्षेत्रमिति और बीजगणित का यूज करके बहुत ज्यादा सवाल बनने वाला है। ठीक है, क्या लिखा है? 2p प्लस में 1/p बराबर में 4 है। आपसे पूछा है p क्यूब प्लस में 1/8p क्यूब का मान क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, p प्लस 2p प्लस 1/p बराबर 4 है, p क्यूब और 8 क्यूब मतलब क्यूब के फॉर्म में करना है, ये तो समझ में आ गया है। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम इसका क्यूब करें तो यहां 8p क्यूब आएगा और इसका क्यूब करें तो p आएगा। मतलब जहां पे अगर इसका आप क्यूब डायरेक्ट करते हो, जो ये दे रखा है आपको यहां पे, अगर आप इसका डायरेक्ट क्यूब करते हो तो यहां पे 8 आएगा और यहां पे p आएगा, उल्टा आएगा। जबकि हमें यहां पे p चाहिए और यहां पे 8 चाहिए। यानी इस 2 को अगर सोचो यहां से ये कब मिलेगा? जब ये 2 यहां रहेगा तब हमें डायरेक्टली ये मिल जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि इस 2 को यहां ला दें, मतलब यहां केवल p रहे और यहां 2p आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग, अगर 2 से आप भाग कर दोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो p बचेगा, प्लस में 2 से भाग करोगे तो 2p हो जाएगा, बराबर में ये इसमें भी 2 से भाग होगा ना, दोनों साइड 2 से भाग होता है। तो ये 4 में 2 से भाग किया तो 2 आ गया। बात समझ में आ रही है? तो 2 आ गया। अब इसी का क्यूब कर दो, सिंपल सी बात है। p क्यूब प्लस में 1/8p क्यूब प्लस में 2ab भी तो 3ab तो होता है, 3ab मतलब p से p कट गया ना, देखो p इंटू में 1/2p, ये ab, और प्लस में ब्रैकेट में a प्लस, तो p प्लस 1/2p। ठीक है, आपने कर दिया इसका, और बराबर में 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो, ये वाला तो आपको चाहिए ही चाहिए, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, p से p कट गया, तो अब प्लस में यहां पे क्या बचा? 3/2, ये 2 इधर आ गया, और p प्लस 1/2p का मान यहां पे दे रखा है 2 है, यानी इंटू में 2 बराबर में 8, 2 से 2 कट गया, 3 उधर जाके घट जाएगा, यानी इसका आंसर 5 आ जाएगा। ये आपका उत्तर बन गया, इसका आंसर 5। बात समझ में? तो आपको हर लेवल के सवाल यहां पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी में से कोई सवाल आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन ये जो प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है वो किस लिए कराई जा रही है? आपने पूरा पढ़ लिया है, बीओ की पूरी तरह से तैयारी कर ली है, एक बार फ्लो में देख लो आप कि कितना आपने पढ़ा है, आपको मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या जीएस की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जीएस में से क्वेश्चन आपको बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ये आपको कहा जाए तो एकदम रिवीजन है। टेस्ट जो होता है ना, पढ़ने से पहले जब हम स्पीड टेस्ट ज्वाइन करते हैं, जब एग्जाम में जाने से पहले हम देखते हैं कि हम कितना एनर्जेटिक हैं, तो जैसे यहां पे जब आप प्रैक्टिस होगा, जो पोर्शन कमजोर है आप एक 30-40 मिनट की वीडियो होती है, एक बार देखो और फिर उसको जो पोर्शन आपको कमजोर लगे उसको रिवीजन करो, अगले टेस्ट में फिर अच्छे से आओ। बात समझ में आ रही ना? तो मेहनत से पढ़ो, बीओ का एग्जाम एकदम सर पे है, टारगेट करके चलना एग्जाम को। आपको मैं बेस्ट तरीका देता हूं और बेस्ट क्वेश्चन लेके आता हूं, हलवा सवाल नहीं लेके आता, वैसे ही सवाल लेके आता हूं जो एग्जाम में आए। ऐसा लगता है कि इस तरह के सवाल एग्जाम में बनते हैं, जो नया चल रहा है फ्लो एग्जाम का इस समय। बात समझ में आ रही ना? जो एग्जाम के पैटर्न बदले हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, उस तरह के सवाल आपके लिए बना के मैं लाता हूं। बात समझ में आई? तो होप कर रहा हूं कि आपको क्लासेस समझ में आ रही है, और अगर टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है तो रोज हमसे जुड़िए। मैथ्स की बीओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, जब तक आपका एग्जाम आने वाला है तब तक बीओ की टेस्ट सीरीज चलेगी। रात को 9 बजे मैथ्स की क्लास होती है। बात समझ में ना? बीओ के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल।